गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में पार्ट 3 में देव द्वारा रचित कवित्त और सवैया पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, पार्ट 1 में हमने देव जी के जीवन परिचय और उनके कुछ छंदों का अध्ययन किया था। फिर पार्ट 2 में भी हमने कुछ छंदों और उन पर आधारित जो काव्यखंड पर आधारित प्रश्न होते हैं जिस तरह से उनका अध्ययन किया था। तो आज हम तीसरे पार्ट में देव के पाठ पर शीर्षक पर आधारित जो पाठों पर आधारित प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि कवि ने श्री ब्रजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, कवि ने श्री ब्रजदूल्हा का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार दीपक मंदिर में प्रकाश व पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश व पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। ठीक ना। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न का उत्तर आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपको पहले अनुप्रास की पंक्तियों को छांटना है कि वे पंक्तियां जिन पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो। तो देखिए, ये पंक्ति है पहले सवैये में हमको मिल रही है। कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। तो कटि किंकिन 2, कै 3, की 4, 1, 5 बार का वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। कटि किंकिन कै धुन की मधुराई। इस पंक्ति में 5 बार का वर्ण का प्रयोग हुआ है। 5 बार का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आइए हम देखते हैं दूसरा जो रूपक अलंकार का एग्जाम्पल देना है हमको। रूपक अलंकार का इस सवैये से देते हैं। रूपक अलंकार का एग्जाम्पल होगा मंद हंसी मुख चंद जन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। मुख चंद मुख रूपी चंद्रमा रूपक अलंकार, जग रूपी मंदिर, ठीक है ना, रूपक अलंकार। ये रूपक के लिए बड़ी सुंदर पंक्ति है। मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। तो उम्मीद है कि ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष दी गई हैं, इसका आपको काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य आदि बताना है। देखिए, पंक्ति है पायनि नूपुर मंजु बजे, कटि किंकिन कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत, हिये हुलसय बनमाल सुहाई। तो इसमें आपको काव्य सौंदर्य बताना है। देखिए, इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है, ठीक है ना, और सवैया छंद है। ठीक, छंद में सवैया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना। ये था इसका काव्य सौंदर्य। फिर से देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। श्रृंगार रस का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार है। रस्म छंद में सवैया है। ठीक, तीसरा भी हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं पाठ का चौथा प्रश्न। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर दूसरा जो कवित्व है उस कवित्व में देव जी ने वसंत का वर्णन जिस तरह से किया है, अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं में वसंत का वर्णन इस तरह से नहीं किया है। यानी देव जी ने अन्य कवियों से हट करके वसंत का वर्णन किया है। क्यों, ऐसा किस प्रकार भिन्न है, कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए हमें 2-3 कारण मिलते हैं, उन कारणों को हम देख लेते हैं। देखिए, पहला कारण तो हो सकता है कि दूसरे कवियों ने ऋतुराज वसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है। यानी अपने रचनाओं में अन्य कवियों ने ऋतुराज वसंत को कामदेव मान लिया है, परंतु यहाँ पर देव जी ने वसंत को कामदेव का पुत्र मानकर
एक राजकुमार के रूप में उसका चित्रण किया है, छोटे से बालक के रूप में चित्रण किया। महीप मदन जू को बालक वसंत ताहि, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि मदन जो है, कामदेव जो है वो राजा है और वसंत उस राजा का पुत्र है अर्थात राजकुमार है। ठीक ना। तो एक कारण तो ये हो गया भिन्न होने का। दूसरा कारण है, दूसरे कवियों ने जहाँ वसंत के मादक रूप को सराहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि वसंत ऋतु जो होती है वो लोगों में मादकता, कामोद्दीपन करती है। तो वही कवि कह रहा है कि जहाँ पर दूसरे कवियों ने वसंत के मादक स्वरूप का चित्रण किया है, उसको सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, वही उसके विपरीत में देव जी ने वसंत को बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से कुछ अलग हट करके उन्हें प्रस्तुत किया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ऋतुराज वसंत के बालक रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से सर्वथा भिन्न है। ठीक, तो ये दो कारण हो सकते हैं आपके। फिर से देख लेते हैं। पहला कारण कि अन्य कवियों ने या दूसरे कवियों ने वसंत को कामदेव माना है, जबकि देव जी ने वसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में वर्णित किया है। ठीक। दूसरा कारण कि अन्य कवि या दूसरे कवियों ने कामदेव को मादकता के रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक ना, और पूरी प्रकृति को कामदेव की मादकता से युक्त बताया है। वहीं देव जी ने कामदेव को एक बालक के रूप में दिखाया है, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि देव द्वारा किया गया जो वसंत वर्णन है वह परंपरागत कवियों के वर्णन से भिन्न है। उम्मीद करते हैं कि ये चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम तो पहले इसका भाव स्पष्ट कर लेते हैं। भाव माने आप जानते होंगे ना, भाव माने उसका अर्थ। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस छंद को आपने जब पाठ पर पढ़ा होगा पिछले वीडियो में, तो आपको आसानी से इसका अर्थ आ रहा होगा। लेकिन फिर भी आइए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यानी देव जी ने प्रातःकालीन सौंदर्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है और वसंत को कामदेव के पुत्र के रूप में बताया है, दिखाया है, ठीक ना। क्योंकि प्रातःकाल गुलाब के फूल खिलते हैं, तो कभी ऐसा मान रहा है जैसे बालक वसंत की प्रातःकाल जो है वह गुलाब चुटकी बजा करके जगाता है। क्योंकि प्रातःकाल होने के साथ साथ वृक्षों में लगे हुए फूल भी खिलने लगते हैं। तो कभी ये कल्पना कर रहा है कि जैसे वृक्ष जो है वो चुटकी मान करके वसंत रूपी बालक को जगा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वसंत में जब प्रातःकाल गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिवस का प्रारंभ हो जाता है, यानी दिन का प्रारंभ होता है। वही प्रातःकाल होनी प्रारंभ हुई और उधर फूलों का खिलना प्रारंभ हो गया, ठीक है ना। यानी वसंत में, तो आप थोड़ा सा लिख देंगे कि वसंत में जब प्रातःकाल गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के दिवस का प्रारंभ होता है, जिससे कवि यह कहता है कि गुलाब ही प्रातःकाल वसंत रूपी बालक को जगाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये पांचवें प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का छठा प्रश्न देखते हैं। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। ठीक, तो यहाँ कवि ने कई रूपों में देखा है चांदनी रात की सुंदरता को। देखिए, कवि ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समान बताया है। ठीक है, कवि ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समान बताया है, ठीक ना। उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते हुए देखा भी है या दिखाया है। कभी जहाँ कहीं देखता है चांदनी ही चांदनी उसको नजर आती है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो धरती पर पूरे दही का समुद्र हिलोरें ले रहा हो, ठीक ना। यानी दही के समुद्र के रूप में, स्फटिक से निकलने वाली दूधिया रोशनी के रूप में, ठीक ना, अथवा चांदनी की रंगत को, चांदनी की सुंदरता को कवि ने फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के रूप में भी दिखाया है। ये तीन चार रूपों में कवि ने यहाँ पर चांदनी को दिखाया है। फिर से देख लेते हैं किन रूपों में। स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के रूप में, ठीक,
और दही के समुद्र के रूप में और फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के रूप में। ठीक है ना। उम्मीद है कि अभी ये उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम इस पाठ का 7वां प्रश्न देखते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहले तो भाव स्पष्ट करना है, उसके बाद आपको अलंकार भी बताने हैं। ठीक है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम भाव देख लेते हैं। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। देखिए इसमें कवि जो है वह आकाश को दर्पण के समान मान रहा है। आकाश को दर्पण के समान, चूंकि आकाश में चंद्रमा निकला हुआ है, चंद्रमा की चांदनी आकाश से लेकर पृथ्वी तक फैली हुई है। इसलिए अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि कवि की निगाह जहाँ भी जाती है उसको चंद्रमा की चांदनी ही चांदनी नजर आती है, दिखाई देती है। ठीक ना। तो चांदनी दिखाई दे रही है तो स्वच्छ होगा, साफ होगा, निर्मल होगा। और दर्पण भी हमारा जो होता है वो स्वच्छ होता है, चमकीला होता है, साफ होता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ आकाश को दर्पण मान लिया है। और आकाश में जो निकला हुआ चंद्रमा है, वह चंद्रमा जो है उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। और किसी का प्रतिबिंब जो होता है वह उसकी वास्तविकता से कम होता है। यानी जो व्यक्ति जितना हकीकत में सुंदर होता है उसका प्रतिबिंब उससे कम सुंदर आता है। ठीक ना। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को राधिका से कमतर आंका गया, कमतर दिखाया गया है, कम सुंदर दिखाया गया है। इसीलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर चांद को राधा से कमजोर या हीन या कम सुंदर बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। ठीक। उम्मीद करते हैं कि 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को, गद्यांश या काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को समझने के लिए अच्छी तरह से ये वीडियो आप पूरी देखिए। पूरी वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपका सिलेबस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। विद्यालय खुलने के बाद आपकी जो एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए आपको यह वीडियो अवश्य देखनी चाहिए और पूरी देखिए। और इस वीडियो को देख करके इसका फेयर कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम या टेस्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। कह रहा है कि तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो यहाँ अब हम उपमान देख लेते हैं। देखिए कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर, दही का समुद्र, दूध का झाग आदि जैसे उपमानों से किया है। ठीक, इनका प्रयोग किया है। फिर से स्फटिक शिला से निकलने वाले स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर, दही का समुद्र और दूध का झाग आदि जैसे उपमानों का प्रयोग चांदनी का वर्णन करने के लिए कवि ने किया है। ठीक। यदि इस वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके कोर्स से संबंधित, सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं और 9वां, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बतानी हैं। जो आपने पठित कविता, जो सवैया और कविता आपने पढ़ा, उसके आधार पर आपको इस कवि की काव्यगत विशेषताएं बतानी है कि इस कवि की विशेषता क्या है। ठीक है ना। काव्यगत विशेषता इन्हीं पाठों पर। देखिए इनमें सभी में कवित्व हो या सवैया हो, देव जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है। देव जी ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है, अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक, ये था काव्यगत विशेषताएं। ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पाठ को समझने के लिए पूरा देख करके इसे फेयर कॉपी में इसके नोट्स बनाते रहें। बस इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।